अभी तुम्हें पता है ना, कल ऑफिस में नए बॉस आ रहे हैं। यही बात तुम मुझे सुबह से 4 बार बता चुकी हो सृजा, फिर भी तुमने एक बार भी मेरी बात पर कोई रिस्पॉन्स नहीं दिखाया है। कल उनका ऑफिस में पहला दिन है, जरा ढंग से बन सवर कर आना। पहला इंप्रेशन आखिरी इंप्रेशन होता है। अभी उसकी बात सुनकर चुप ही रही। उसे पता था कि वो पलटकर कुछ नहीं बोलेगी, फिर भी अपनी बात कहकर सृजा ने मन हल्का कर लिया था। तुम इतनी सुंदर हो, अपने आप को संवार कर क्यों नहीं रखती हो? सृजा बोली। तुम सब जानती हो, फिर ऐसी बातें क्यों पूछ रही हो? अवी ने कहा। समय के साथ सब कुछ खत्म नहीं हो जाता अवी। जो पीछे रह जाते हैं उन्हें तो दुनिया से कदम मिलाकर चलने के लिए अपने आप को बदलना ही पड़ता है। सृजा ने कहा। बस अब चुप हो जा, ज्यादा लेक्चर मत दे, अवी बोली। तो दोनों मुस्कुरा उठी। सृजा और अवी में आपसी समझ बहुत अच्छी थी। सृजा अपने आप को जमाने के अनुसार अपडेट रखती थी, पर अवी को इससे कोई मतलब नहीं था। पिछले 5 साल से वो इस ऑफिस में काम कर रही थी, लेकिन आज भी यहाँ के माहौल में अपने को ढाल नहीं सकी थी। उसे दुनियादारी से कुछ लेना देना नहीं था। ऑफिस वाले उसके व्यवहार को लेकर टीका टिप्पणी भी करते रहते, पर वो पलटकर कभी जवाब नहीं देती। शाम को ऑफिस खत्म होने के बाद वो घर आई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके रहन सहन के तरीके से नए बॉस के आने का क्या लेना देना है। वो जैसी है ठीक है, अपना काम तो बड़ी लगन से करती है, और सच पूछा जाए तो वो अब श्रृंगार करे भी किसके लिए? उसके पति विशाल को गए हुए पूरे 6 साल हो गए थे। उनके चाहते ही उसकी जिंदगी एकदम से बदरंग हो गई। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि विशाल उसे इतनी जल्दी छोड़कर चले जाएंगे। कितना प्यार करते थे वो उससे। जब विशाल उसे छोड़कर गए थे, तब उसकी हालत देखकर सृजा ने ही उसे सजेस्ट किया था, अवी तुम ऑफिस में नौकरी के लिए एप्लीकेशन दे दो। हो सकता है बॉस तुम पर रहम करके विशाल की जगह नौकरी पर रख लें। कब तक उनकी याद में ऐसे ही आंखें भिगोती रहोगी? उसकी बात अवी को ठीक लगी और उसने नौकरी के लिए अप्लाई कर दिया। विशाल एक बहुत ही ईमानदार और मेहनती इंसान थे। ऑफिस में किसी को उनसे कोई शिकायत नहीं थी। सब उसके पति की इज्जत करते थे। उसकी वफादारी को देखते हुए बॉस ने अवी को नौकरी दे दी। वो अपने काम से काम रखती, बाकी ऑफिस में क्या हो रहा है ये सारी खबरें सृजा ही उसे लाकर देती थी। उसका बेटा पवन 15 साल का हो गया था। विशाल अपने पीछे इतना पैसा छोड़ गए थे कि बेटे की परवरिश ठीक से हो सके। उसके सपने को पूरा करने के लिए अवी ने बेटे को एक अच्छे हॉस्टल में भेज दिया था। विशाल के जाने के इतने साल बाद आज उसने अपने आप को शीशे में बड़े गौर से देखा। चेहरे पर कुछ उम्र झलक आई थी और बालों में भी हल्की सी सफेदी, जिसे उसने कभी भी ढकने की कोशिश नहीं की। सृजा के इतना कहने पर उसने विशाल के पसंद की गुलाबी साड़ी बरसों बाद पहनी, बालों पर मेहंदी लगाकर उन्हें करीने से बांध लिया और चेहरे पर हल्का सा मेकअप करके ऑफिस आ गई। उस पर नजर पड़ते ही सृजा बोली, आज बहुत सुंदर लग रही हो। अवी ने उसकी बात सुनकर कुछ नहीं कहा, बस हल्के से मुस्कुरा दी। आज सारे एम्प्लॉयज टाइम से पहले ही ऑफिस पहुंच गए थे। ठीक 10 बजे बॉस ऑफिस आ गए। सृजा ने आते ही उन्हें फूलों का बुके थमा दिया। सबसे पीछे अवी खड़ी थी। सृजा ने उसका इंट्रोडक्शन कराया तो बदले में एक हल्की सी मुस्कान के साथ उसने हाथ जोड़ दिए। उसके चेहरे पर नजर पड़ते ही बॉस विवेक चौंक गए और बोले, आप यहाँ?
अभी ने दिमाग पर जोर डाला तो उसे लगा कि शायद उसने उन्हें पहले कभी देखा है। अभी से कोई उत्तर ना पाकर विवेक अपने केबिन की ओर बढ़ गए। सारी फॉर्मेलिटीज खत्म होते ही उन्होंने चपरासी को भेजकर अभी को अपने रूम में बुला लिया। मे आई कम इन? कहकर वो कमरे में आ गई। आपको यहाँ देखकर मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है मिसेस विशाल। आपको याद है ना, मैं भी उसी कॉलोनी में रहता था जिसमें आप रहते थे, आपके ठीक सामने वाले घर में। अवी ने दिमाग पर जोर डाला तो उसे याद आ गया, तब मैं आपका नाम तक नहीं जानती थी। अवी बोली, मैं और विशाल इसी ऑफिस में काम करते थे। विशाल ने कभी आपसे परिचय ही नहीं कराया। आपको यहाँ देखकर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, विवेक बोला। अवी ने बताया, एक रोड एक्सीडेंट में 6 साल पहले विशाल हमें छोड़कर चले गए। ऑफिस वालों के कहने पर मुझे यहाँ पर नौकरी मिल गई। आपको बॉस की कुर्सी पर देखकर अच्छा लगा। इसका मतलब आप अकेली रहती हैं, विवेक बोला। परिस्थितियों के आगे किसका बस चला है। मैं जा सकती हूँ सर? अभी ने पूछा तो विवेक ने उसे जाने की इजाजत दे दी। वो उसे देखते ही भूल गए थे कि आज उनका ऑफिस में पहला दिन है और उन्हें कुछ जरूरी मीटिंग लेनी है। अभी अपने केबिन में आ गई। सृजा ने पूछा, तुम इन्हें जानती हो? तो अभी ने बताया, बहुत साल पहले ना ये हमारे फ्लैट के ठीक सामने वाले घर में रहते थे। वाओ, ये तो गुड न्यूज है, सृजा बोली। तो अभी ने पलटकर कोई जवाब नहीं दिया। पूरा दिन नए बॉस के आने की गहमा गहमी में निकल गया। शाम को घर आकर अभी विवेक के बारे में याद करने लगी। तब कितने दुबले पतले और शर्मीले से हुआ करते थे विवेक। शायद उसे वो अच्छी लगती थी, इसीलिए जब भी मौका मिलता बालकनी में खड़े होकर उन्हीं के घर की तरफ देखा करते। कभी अभी की नजर उनसे टकरा जाती तो वो अपनी नजरें झुकाकर झट अपने कमरे में घुस जाती। उधर मीटिंग निपटाकर विवेक अपने घर आए। उनके सामने जवान अवी का खूबसूरत चेहरा घूमने लगा। कितनी सुंदर और मासूम थी अवी। उसे भी अवी जैसी पत्नी की चाह थी। उसने विशाल से दोस्ती बढ़ाने की कोशिश भी की थी, लेकिन विशाल ने उसमें कभी इंटरेस्ट नहीं लिया। अवी की सुंदरता ने उस पर ऐसा जादू किया था कि वो विशाल के ऑफिस जाते समय सारे काम छोड़कर उसकी एक झलक देखने बालकनी में आ जाता। अवी इस बात से अनजान नहीं थी। पड़ोस में रहते, राह चलते कभी अवी से उसकी आंखें चार हो जाती तो अवी हल्की सी मुस्कान देकर आगे बढ़ जाती। अवी ने कभी उससे बात करने की कोशिश नहीं की थी। यहाँ से ट्रांसफर होने के बाद विवेक बैंगलोर चले गए। काम के प्रति समर्पण की बदौलत वो लगातार तरक्की की सीढ़ियां चढ़ रहे थे। कुछ समय बाद साथ काम करने वाली निकिता से उनकी अच्छी जान पहचान हो गई। पहचान प्यार में बदली और फिर वो हमेशा के लिए एक दूजे के हो गए। विवेक अपनी शादीशुदा जिंदगी से खुश थे। पति पत्नी नौकरी करते हुए अपनी जिंदगी बड़े सुकून से गुजार रहे थे। आज अचानक ऑफिस में अवी को देखकर विवेक पुरानी यादों में खो गए और उनके सामने मासूम, दुबली पतली, सुंदर सी अवी का चेहरा साकार हो गया। उसके व्यवहार में उन्हें ज्यादा अंतर महसूस नहीं हुआ। नौकरी करने से उसके व्यवहार में खुलापन आ जाता तो वो उससे भी जरूर कुछ पूछती, पुराने परिचय पर खुशी का इजहार करती, लेकिन उसने उसके बारे में कुछ भी नहीं पूछा और ना ही अपनी पहचान को आगे बढ़ाने की कोशिश की। एक हफ्ते में सब कुछ सामान्य हो गया था।
आते जाते जब उनकी नजरें टकरा जाती तो अभी बड़ी शालीनता से कुर्सी से खड़े होकर हाथ जोड़ देती। विवेक कभी कभी अभी को अपने कमरे में बुला लेते। एक दिन मौका पाकर वो बोले, तुम यहाँ अकेली रहती हो, डर नहीं लगता? अभी बोली, अब तो आदत हो गई है। शुरू में अजीब सा लगता था, वक्त सब कुछ सिखा देता है। मैंने भी वक्त के साथ समझौता कर लिया है। तुम अपनी ओर से कुछ नहीं कहोगी? विवेक ने पूछा तो अभी अचकचा गई। आपका परिवार यहीं रहता होगा? उसकी इस बात के जवाब में विवेक बोला, मेरी पत्नी निकिता इसी ऑफिस की रिंग रोड ब्रांच में जॉब करती है। मेरे 2 बच्चे हैं जो शहर के अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं। तो अभी बोली, कभी मौका लगे तो मैडम से जरूर मिला दीजिएगा। इसके आगे अभी ने कुछ भी पूछना ठीक नहीं समझा और चुपचाप आकर काम में व्यस्त हो गई। सृजा ने उसको छेड़ने के लिए पूछा, यार तुझे बॉस अक्सर अपने केबिन में बुला लेते हैं। इस पर अभी थोड़ा चिढ़ गई। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि कोई मुझे अनावश्यक बुलाए। सृजा बोली, तुम कितनी बेवकूफ हो। लोग तो ऐसे प्रोफेशनल रिलेशंस के लिए तरसते हैं और तुम इसे नकार रही हो। मुझे किसी से बेवजह मिलना जुलना जरा भी अच्छा नहीं लगता। मुझे अपना काम ज्यादा पसंद है, अभी बोली और फिर से अपने काम में व्यस्त हो गई। बॉस को जब भी मौका मिलता वो किसी न किसी बहाने से अभी को अपने केबिन में बुला ही लेते। थोड़ी देर ऑफिस की बात करने के बाद वो उसकी पर्सनल लाइफ में झांकने की कोशिश करने लगते। अभी की उदासीनता को विवेक पचा नहीं पा रहे थे। वो चाहते थे अभी उनसे खूब बातें करे। बरसों पुरानी जो कसक उनके दिल में रह गई थी वो उसे अब पूरा करना चाहते थे। एक दिन विवेक बोले, अभी तुम मुझे बहुत पहले से जानती हो। मुझे यहाँ आए काफी अरसा हो गया है। ऑफिस में तो फॉर्मल बातें होती हैं। एक दिन मैं तुम्हारे घर आकर तुमसे खुलकर पुरानी बातों को याद करना चाहता हूँ। उनकी बात पर रवि बोली, मैं भी आपको और निकिता जी को घर बुलाने की सोच रही थी। तो विवेक ने कहा, तुम तो जानती हो उसे कितना काम रहता है। शाम को बच्चों को भी समय देना होता है। हाँ, मैं जरूर तुम्हारे हाथ की एक कप चाय पीना चाहता हूँ। जी सर, अभी बोली। तो फिर सैटरडे का दिन पक्का रहा। मैं शाम को 8 बजे तुमसे मिलने आऊंगा। कहकर विवेक ने मुस्कान बिखेरकर बात खत्म कर दी। अभी को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो विवेक से जितना दूर जाने की कोशिश करती वो किसी न किसी बहाने उसके नजदीक आने की कोशिश करते। आज बॉस के आग्रह को वो टाल नहीं सकी। अंदर ही अंदर वो बहुत परेशान थी। सैटरडे का दिन भी आ गया। शाम को ठीक 8 बजे घर की डोरबेल बजी। अभी ने दरवाजा खोला तो ताजे सुर्ख गुलाबों का बुके लिए विवेक खड़े थे। उसने बड़ी गर्मजोशी से मुस्कुरा कर उनका स्वागत किया। विवेक ने अभी को बुके थमाते हुए हल्की सी मुस्कान उस पर डाली और इत्मीनान से सोफे पर बैठ गए। क्या लेंगे आप, चाय या कॉफी? अभी बोली, जो तुम्हें पसंद हो वही ले लूंगा। प्यार भरी नजर अभी पर डालते हुए विवेक बोले, जी मैं अभी लेकर आती हूँ। कुछ ही देर में पैरों की आहट सुनकर विवेक ने पलटकर देखा। सामने चाय की ट्रे लेकर निकिता आ रही थी। विवेक को तो जैसे सांप सूख गया। उन्हें लगा किसी ने उनकी चोरी पकड़ ली हो। निकिता, तुम यहाँ? हाँ, अभी ने बहुत जोर दिया था कि मैं आज शाम को यहाँ आऊं। मैं उसके आग्रह को टाल नहीं सकी। तुम अभी को कब से जानती हो? विवेक ने कहा, कुछ दिनों से। अभी ने बताया था बहुत साल पहले विशाल और तुम एक ही ऑफिस में काम करते थे और आज शाम को यहाँ आने वाले हो। विवेक बोला, मुझे पहले बता देती तो हम साथ में आ जाते ना। तो निकिता बोली,
अवी ने ऐसा करने से मना किया था, वो आपको सरप्राइज देना चाहती थी। वो तीनों बैठकर थोड़ी देर तक बातें करते रहे। देर रात वो घर लौट गए। दूसरे दिन ऑफिस आते ही विवेक ने सबसे पहले अवी को अपने केबिन में बुलाया। वो सिर झुकाए अंदर आ गई। वो जानती थी कि आज उसे बॉस से बहुत खरी खोटी सुननी पड़ेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो बोले, सॉरी अवी, मुझे माफ कर दो। किस बात के लिए? गलती तो मैंने की है ना? अवी बोली, तुमने कल मुझे फिसलने से बचा लिया। विवेक बोला, सच में तुम्हारी तरह तुम्हारे विचार भी बहुत ऊंचे हैं। एक रिक्वेस्ट है, अभी बोली। तो विवेक बोला, कहिए। आप इस बात का जिक्र किसी से मत कीजिएगा और इसे यहीं खत्म कर दीजिएगा। आपके मेरे बीच सिर्फ एक ही रिश्ता होना चाहिए। आप मेरे बॉस हैं और मैं आपके ऑफिस की एक एम्प्लॉई। इतना कहकर अभी कमरे से बाहर निकल गई। मन का बोझ उतर जाने से उसने राहत की सांस ली। अपनी सीट पर पहुंचकर अपना पर्स खोला, अपने पति विशाल की फोटो निकाली और उनसे बोली, आई लव यू विशाल एंड आई विल लव यू फॉर एवर। मैं हूँ आरजे तनु और ये थी मेरी आज की कहानी रहे ना रहे हम। आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही ढेर सारी प्यार भरी कहानियों को सुनते रहने के लिए सब्सक्राइब करें मेरा यूट्यूब चैनल लव स्टोरीज बाय आरजे तनु और प्रेस करें बेल आइकॉन।